नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम डालेंगे नज़र हिंदुस्तान की मईशत पर। इसके अलावा देखेंगे बहुत सी अहम आलमी और कौमी खबरें। सबसे पहले बात हिंदुस्तानी मईशत की। कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से मईशत थमसी गई है। अनलॉक शुरू होते ही धीरे धीरे सरगर्मियों में तेज़ी आई। इन 3 महीनों में हिंदुस्तान की इकनॉमी ने किस तरह रफ्तार पकड़ी है, ये समझने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम ने एक रिपोर्ट बनाई है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल से अगस्त के 5 महीनों में मुल्क के 24 रियासतों की GDP को 41 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिछले साल के मुकाबले में GST कलेक्शन घट गया है। बचत खाते यानी सेविंग्स अकाउंट में तो जमा बढ़ा, लेकिन करंट अकाउंट में डिपॉजिट पिछले साल के लेवल तक पहुंच नहीं सका। डिमांड बढ़ते ही मैन्युफैक्चरिंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इसका पता इस बात से चलता है कि बिजली की खपत बढ़ रही है। मई में फैक्ट्रियां बंद थी, इस वजह से पावर प्रोडक्शन 21% कम रहा था। जून के बाद से हर महीने बिजली की मांग बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पटरी पर लौट रहा है। लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस की दूसरी लहर भी परेशान कर रही है। रेलवे को माल भाड़े से कमाई पिछले साल से कम हो रही है। जून 2019 के मुकाबले इस साल जून में अगस्त में 1.8% रह गया। बचत खाते में होने वाले डिपॉजिट्स बढ़े हैं, लेकिन कारोबारियों के करंट अकाउंट यानी चालू खाते में अब भी पैसा कम हो रहा है। 2019 के जून के मुकाबले इस साल सेविंग्स अकाउंट में जमा 51,000 करोड़ घट गया। जुलाई में ये डिफरेंस खत्म हुआ और 45,000 करोड़ रुपए ज़्यादा जमा हुए। अगस्त में भी पिछले साल के मुकाबले 29,000 करोड़ रुपए ज़्यादा जमा हुए। वहीं करंट अकाउंट में डिपॉजिट्स देखें तो जून में 2019 के मुकाबले करीब 65,000 करोड़ रुपए ज़्यादा था, लेकिन जुलाई में 3,650 करोड़ रुपए और अगस्त में 23,280 करोड़ रुपए कम डिपॉजिट हुआ। पिछले साल जून के मुकाबले में इस साल GST कलेक्शन 8,420 करोड़ रुपए कम था। जुलाई में फ़र्क बढ़ा और अगस्त में ये फ़र्क 11,760 करोड़ रुपए कम रहा। लद्दाख में पैंगोंग सो लेक के जुनूबी इलाके में हिंदुस्तानी जवानों से मात खाने के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब शुमाली इलाके में अपने फौजी बढ़ा रही है। यहाँ नई तामीरात भी की जा रही हैं और ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज इस जगह से इतने करीब है कि वो चीन की हर हरकत पर नज़र रखे हैं। पैंगोंग का शुमाली इलाका 8 अलग अलग फिंगर एरिया में बटा हुआ है। हिंदुस्तान का दावा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC फिंगर 8 से शुरू होता है और फिंगर 4 तक जाता है। चीनी फ़ौज LAC को नहीं मान रही है। चीन के फ़ौजी फिंगर 4 के पास डटे हुए हैं। वो फिंगर 5 से 8 के बीच तामीरात कर रहे हैं। 7 सितंबर को जुनूबी इलाके में चीनी फौजियों ने हिंदुस्तानी पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी और धमकी के तौर पर फायरिंग की थी। यहाँ पर हिंदुस्तान के फौजियों ने उन्हें रोक दिया था। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें चीन के फौजी भाला, रॉड और धारदार हथियार लिए नजर आए। हिंदुस्तान ने कहा था कि जब चीनी फौजियों को उन्होंने अपनी पोस्ट की तरफ आने से रोका तो उन्होंने हवाई फायर भी किए थे, जबकि इससे पहले चीन कह रहा था कि फायरिंग हिंदुस्तानी जवानों ने की। हिंदुस्तानी जवान इस इलाके की 2 अहम चोटियों पर डटे हैं और चीन कई बार हिंदुस्तान को इस पोजीशन से हटाने की कोशिश कर चुका है। हिंदुस्तानी और चीनी फौजी 2 हफ्तों में 2 बार आमने सामने आए हैं। 31 अगस्त की दोपहर भी चीनी फौज ने हिंदुस्तानी इलाके पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे हिंदुस्तानी फौज ने रोका था। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीन की साजिश को नाकाम करते हुए हिंदुस्तानी फौज ने पैंगोंग झील के जुनूबी हिस्से में मौजूद अहम चोटियों ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया था। बरतानिया के 130 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट ने बरतानिया में चीनी सफ़ीर को ख़त लिखा है और चीन में उइगुरों पर होने वाले मजालिम को लेकर जमकर खिंचाई की है। लेबर के रुकन पार्लियामेंट स्यूभन मैकडोंग के लिखे हुए और 130 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट के दस्तखत शुदा ख़त चीनी सफ़ीर लियू सॉ मुंग को भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि चीन
मीना व यगुर मुसलमानों के हिरासती कैंपों में मजालिम की तस्वीर नाजी हिरासती कैंपों की तारीखी तस्वीर जैसी थी। उन्होंने लिखा कि अब वक्त आ गया है कि चीनी हुकूमत बताए कि वो किस तरह इंसानी हुकूक की पामालियों में मुलविस है। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के क्रॉस पार्टी मेंबरों के इस ग्रुप, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक रहनुमा सराय डेवी और साबिक टोरी रहनुमा सरायंडो भी शामिल हैं। उन्होंने मंगल को भेजे गए खत में लिखा कि चीनी हुकूमत मरदमशुमारी प्रोग्राम के बहाने उइगर लोगों के खिलाफ नस्ली इम्तियाज सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन के इंसानी हुकूक की पामाली के ऐसे बहुत से सबूत मौजूद हैं जिनको दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। इससे कबल ये इत्तला मिली थी कि चीनी हुकूमत की तरफ से उइगर मुसलमानों के हुकूक की मुबैना तौर पर पामाली करने के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक नामवर बरतानवी इंसानी हुकूक के वकील लंदन में एक आज़ाद ट्रिब्यूनल कायम कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल इस बात की छानबीन करेगा कि चीन के मगरबी जिनजियांग सूबे में इंसानियत के खिलाफ जराइम या नस्लकशी की गई है। उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल में इस मामले पर अगले साल होने वाली समाअत में नए हक़ाइक़ सामने आएंगे। हालांकि ट्रिब्यूनल को हुकूमत की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ये 2017 से जारी उइगर और तुर्क अक़लियतों के मुबैना जुल्म सितम के इल्ज़ाम में चीन को कटघरे में डालने की ताज़ा कोशिश है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,77,87,608 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,98,81,731 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,02,816 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच खबर ये आई है कि अमेरिका में हर महीने 20 करोड़ कोरोना टेस्ट करने की ज़रूरत है, तब कहीं अगले साल तक वबा को काबू में किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए अमेरिका को अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। फिलहाल अमेरिका में हर महीने में 3 करोड़ टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं पॉप फ्रांसिस चारशंबे को पहली बार मास्क पहने नजर आए। हालांकि जैसे ही उनकी गाड़ी लोगों के नज़दीक पहुंची, उन्होंने मास्क उतार लिया। उन्होंने बीते हफ्ते 6 महीने बाद पब्लिक प्रेयर में हिस्सा लिया था। इस दौरान भी वो बिना मास्क के नजर आए थे। इसी बीच ब्रिटेन सरकार ने इंग्लैंड में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ने पर क़वानीन सख्त कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक साथ 6 लोग नहीं जुट सकेंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने चारशंबे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इंग्लैंड में पिछले 3 दिनों में इन्फेक्शन के 8,500 मामले आए हैं। इससे यहाँ कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। पूरे ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ अब तक 3,52,000 से ज़्यादा मामले आए हैं और 41,000 से ज़्यादा की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफे के दरमियान इस वबा से नजात पाने वालों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसिल दूसरे दिन भी 74,894 अफराद जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से चारशंबे के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 33,98,845 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 99,706 नए केसेस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 43,70,129 हो गई है। सेहतमंद होने वालों के मुकाबले में वायरस के नए केसेस ज़्यादा होने से एक्टिव केसेस 13,697 के इजाफे के साथ 8,97,394 हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1,115 मरीजों की मौत से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 73,890 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस का जो परसेंटेज है वो 20.53% है। रिकवरी रेट 77.77% है, जबकि अमवात की शरह यानी फैटेलिटी रेट 1.69% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा हुआ है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा से 10 अफराद की मौत हो गई है। इस तरह रियासत में इस मोजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 916 हो गई है। रियासत में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,15,072 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,485 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। पीर और मंगल के दौरान 62,649 नमूनों की जांच की गई और 2,430 रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। रियासत में कोरोना के सरगर्म मामलात यानी एक्टिव केसेस की तादाद 31,654 हो गई है और ताहाल
18,90,554 नमूनों की जांच की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 322 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो इंसान पर वैक्सीन ट्रायल हो रही थी, उसमें से एक बुरी खबर आई है। इस ट्रायल में एक वो आदमी बीमार हो गया जिस पर ट्रायल हो रहा था। एस्ट्राजेनेका की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये एक रूटीन रुकावट है, क्योंकि इस ट्रायल में शरीक जो शख्स बीमार हुआ है उसकी बीमारी के बारे में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वैक्सीन का नाम AZ1222 इस वैक्सीन का नाम है। ये आलमी तिब्बी इदारा WHO का कहना है कि इस वैक्सीन का ट्रायल सबसे आगे है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान समेत कई ममालिक की निगाहें इस ट्रायल पर लगी हुई हैं और इससे सबको बहुत उम्मीद है। इस वक्त दुनिया भर में 1 दर्जन से ज़्यादा जगह पर कोरोना के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में तीसरे मरहले का ट्रायल चल रहा है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पूरी दुनिया में चल रहे ट्रायल अभी रोक दिए गए हैं और एक आज़ादाना जांच के बाद ही इस पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि वैक्सीन के तीसरे मरहले के ट्रायल में हज़ारों लोग शामिल होते हैं और इसमें कई मरतबा कई साल तक लग जाते हैं। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक बड़े ट्रायल में बीमार पड़ने के पूरे इम्कानात होते हैं, लेकिन इसको ध्यान से चेक करने के लिए उसकी आज़ादाना जांच बहुत ज़रूरी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने चारशंबे के रोज़ कहा कि सेहत के शोबे में की जाने वाली सरमायाकारी अपने शहरियों के लिए किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी और अहम सरमायाकारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जुनूब मशरकी एशिया रीजन के 73वें इजलास से खिताब करते हुए सबसे पहले कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ महाज पर सेहत के कारकुनों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के सेहत के कारकुनों ने न सिर्फ ठोस कोशिशें की बल्कि अपनी हिफाजत के बारे में फ़िक्र किए बगैर दूसरों की ज़िंदगियां बचाई, बल्कि यहाँ तक कि किसी भी तरह के हालात में सबका ख्याल कैसे रखा जाता है इसके बारे में भी अपने अज़्म का मुजाहरा किया। WHO का 2 रोज़ा 73वां इजलास थाईलैंड की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। कोरोना दौर में यह सेशन डिजिटल तौर पर किया गया। इससे कबल 72वें सेशन का इनेकाद नई दिल्ली में हुआ था और उसकी सदारत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। उन्होंने आज थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत एंथन चेर्नाकोल को चेयरमैनशिप सौंपी और फिर सेशन में शामिल लोगों से खिताब किया। Of the 73rd session of the WHO Southeast Asia Regional Committee. The Regional Committee platform is indeed very useful, not only for highlighting the advancements made as a result of all our collective efforts, but also in discussing some of the most pressing regional and global public health issues and the way forward. Despite challenging circumstances, our common goal of health for all unites us all, even from thousands of miles away. And this very goal will drive our discourse on regional health issues today. And I genuinely look forward to the day when we can all meet each other physically and safely, and possibly sometimes in the near future, so that we can take our agenda forward and share our learnings with each other. Southeast Asia region, with its 11 member states, represents a quarter of the world's population. Therefore, strengthening the healthcare systems of the member states of the region and monitoring and sustaining the outcomes achieved across all levels will not only be. एक तरफ सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती बाइकाला जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को भी अदालत ने 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। ड्रग्स कनेक्शन में ही मंगल के रोज रिया चक्रवर्ती को 14 रोज़ा अदालती हिरासत में भेजा गया था और आज शोविक के साथ साथ सैमुअल मरांडा और जेड को भी अदालती हिरासत में भेज दिया गया। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के साथ साथ शोविक चक्रवर्ती को जमानत अर्जी पर 10 सितंबर को मुंबई की खुसूसी अदालत में समाअत होगी। चूंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने दफ़ा
27A लगाई है, इसलिए जमानत मिलने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिया के साथ साथ शोविक पर भी ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बहरहाल खबरों के मुताबिक चारशंबे की सुबह तकरीबन 10:30 बजे शोविक चक्रवर्ती, जैद और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी दफ्तर से अदालत ले जाया गया। तीनों को मुंबई की खुसूसी अदालत में पेश किया गया और फिर अदालत ने उन्हें 14 रोज़ा हिरासत में भेज दिया। दरअसल शोविक, जैद और मिरांडा की रिमांड की मुद्दत आज खत्म हो रही थी, इसीलिए उन्हें अदालत में पेश किया गया। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के मुंबई वाक़े मणिकर्णिका फिल्म्स दफ्तर को बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी ने गैर कानूनी तामीर बताते हुए तोड़ दिया। इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनावत के हक में फैसला सुनाते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत की जानिब से ये रोक आज दोपहर 3 बजे लगाई गई। हालांकि बीएमसी ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। अदालत इस मामले में जुमेरात को फिर से समाअत करेगी। अदालत ने कंगना रनावत के दफ्तर में गैर कानूनी तामीर को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब तलब किया। कल बीएमसी को इसका जवाब देना है। बीएमसी की जानिब से दफ्तर में गैर कानूनी तामीरात मिसमार किए जाने के दरमियान कंगना चारशंबे को ही हाईकोर्ट से रुजू हुई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक हुक्म में कहा था कि 30 सितंबर तक कोई भी इमारत मुनहदम नहीं की जाएगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता मार्च को एक हुक्म जारी करते हुए कहा था कि रियासती हुकूमत, बीएमसी और सभी मुतल्लिका महकमे किसी के खिलाफ कोई मुखालिफ कार्रवाई जल्दबाजी में ना करें। कंगना और शिवसेना लीडरों के माबीन जारी ज़बानी जंग के दौरान बीएमसी ने यह कार्रवाई की है। कंगना चारशंबे को अपनी आबाई रियासत से मुंबई पहुंच चुकी हैं। हिमाचल से मुंबई के लिए रवाना होने वाली कंगना सुबह से ही महाराष्ट्र हुकूमत और उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ होने वाले तनाज़े के बाद से ही महाराष्ट्र हुकूमत उनको निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों और महरूम अफराद के मफाद में काम करने के अपने अज़्म का अदा करते हुए आज कहा कि मुल्क में पिछले 6 बरसों में गरीबों के मफाद में जितने मुनज़्ज़म तौर पर काम हुए वो पहले कभी नहीं हुए थे। मोदी ने सड़क के किनारे ठेला लगाकर या फुटपाथ पर काम करने वाले यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन से खिताब किया। मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तमाम स्कीमें इस तरह एक दूसरे को जोड़कर बनाई गई हैं कि गरीबों, मजलूमों, इस्तेसाल के शिकार, महरूमों, दलितों और क़बाइलियों के वसीतर मफादात पहुँच सके। गुज़िश्ता 6 बरसों में जिस तरह से सिमत में मुनज़्ज़म काम किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साथियों, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी एक और योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ने वाले जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग होंगे, उनका जीवन आसान बने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले मेरे भाई बहनों के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना वाली बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें उसको भी देखा जाएगा। और जहां कमी होगी पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से प्रयास करेगी। जिसके पास ये सब नहीं होगा, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। साथियों, हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है। कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं और ये पहले कभी नहीं हुआ।
जो 6 साल में हुआ है। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हर शहरी की तरक्की में ही मुल्क की तरक्की मुज़मिर है और हुकूमत तमाम तबकात को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के रेड़ी फेरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद प्रोग्राम के बाद आज ये बात कही। अमित शाह ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की उसके हर शहरी की तरक्की में मुज़मिर है और वज़ीर आज़म मोदी हर तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। स्ट्रीट वेंडर्स को बाइख्तियार बनाने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम मोदी की दूरंदेशी और गरीब तबके की फलाह व बहबूद के लिए उनकी हिस्सासियत का सबूत है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि स्कीम कोरोना के मुद्दत के दौरान करोड़ों गरीबों की इमदाद करके उन्हें रोजगार से दोबारा जोड़ने का काम कर रही है। ये छोटे ताजिरों को खुद कफील बनाने और एक नए हिंदुस्तान की सिमत में अहम किरदार अदा कर रही है। इस फलाही स्कीम के लिए वज़ीर आज़म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चाशुम्बी के रोज दावा किया कि कोरोना वायरस बहरान के मद्देनज़र मरकजी हुकूमत की जानिब से अचानक लॉकडाउन मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल पर नाकिस और गैर मुनज़्ज़म मईशत पर हमला था। राहुल ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि लोगों को इस हमले के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। कांग्रेस लीडर ने ट्वीट किया और इल्ज़ाम लगाया कि लॉकडाउन मुल्क के गैर मुनज़्ज़म तबके के लिए मौत की सज़ा साबित हुआ। कोरोना के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा और तमाम हम ख्याल जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए ने बताया कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सरबराही में स्ट्रैटेजिक ग्रुप की डिजिटल मीटिंग ने फैसला किया कि डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से यूपीए की हम ख्याल जमातें एक साथ खड़ी होंगी, दूसरी जमातों को लेने की कोशिश की जाएगी। उनके बकौल इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए किस पार्टी से उम्मीदवार होगा और कौन होगा। अहम बात यह है कि ऐवान बाला में जेडीयू राज्यसभा मेंबर हरिवंश की मियाद ख़त्म होने के बाद ये ओहदा खाली हो गया है। हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा के मेंबर मुंतखब हुए हैं। कांग्रेस के इजलास में पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गुलाम नबी आज़ाद, डिप्टी लीडर आनंद शर्मा, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, दोनों ऐवानों के चीफ विप साबिक मरकजी वजीर मनीष तिवारी और कुछ लीडरान शरीक थे। आज़ाद, शर्मा और तिवारी उन 23 लीडरान में शामिल है जिन्होंने सोनिया गांधी को एक खत लिखकर कांग्रेस में जामे तंजीमी तब्दीली का मुतालबा किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद खुतूत लिखने वाले ये लीडरान पार्टी क़यादत के सामने आ गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक स्ट्रैटेजिक ग्रुप के डिजिटल इजलास में यह भी फैसला किया गया कि पार्टी पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए हुकूमत की तरफ से लाए जाने वाले कुछ ऑर्डिनेंसेस की मुखालिफत करेगी। इन ऑर्डिनेंसेस में इंश्योरेंस और दिवालियापन माजूरी कोड यानी IBC में तरमीम और वज़ीर आज़म कैरियर्स
किड्स फंड में ग्रांट पर इनकम टैक्स में 100% कमी से मुतालिक ऑर्डिनेंस है। रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने कहा है कि इस रियासत के जंगलात में लगने वाली आग ने 20,30,000 एकड़ जंगल को जलाकर खाक कर दिया, जो एक साल में इतने बड़े इलाके में जंगल के जलने का सबसे बड़ा वाकया है। वहीं 2019 में 1,18,000 एकड़ पर फैली जंगल की आग की वजह से तबाह हो गए थे। गेविन ने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के महकमे जंगलात और फायर कंट्रोल के मुताबिक सैन डिएगो के जंगलात में आग पीड़ तक 17,000 एकड़ रकबे में फैल चुकी थी। महकमे ने कहा कि लगभग 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशज़दगी के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक और 3,300 इमारतें तबाह हो गई हैं। Fire whirl on the firing operation north of Oak Glen Road at the El Dorado fire. It's burning grass, but as you can see, the fuels are extremely dry, but the firing operation is going according to plan. अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी सिल्वर लेक ने चाशुंबे के रोज मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 7,500 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। यह सौदा RRVL में कंपनी के लिए 4,21,000 करोड़ की इक्विटी वैल्यूएशन पर हुआ। RRVL में सरमायाकारी के लिए सिल्वर लेक को 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। इससे कबल सिल्वर लेक ने मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में भी सरमायाकारी की है। जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक ने इस साल के शुरू में $1.35 यानी 10,200 करोड़ से ज़्यादा की सरमायाकारी की थी। RRVL में सिल्वर लेक की सरमायाकारी इस बात का वाज़े इशारा है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद के हिंदुस्तान में कंपनी के खुर्दा सेक्टर में टेक्नोलॉजी के तवस्सु से बगैर किसी तनाज़े के तब्दीली की रहनुमाई करेगी। सिल्वर लेक की सरमायाकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की टेक्नोलॉजी और सारिफीन की कारोबारी सलाहियतों, मॉडल और तवील मुद्दती तरक्याती इम्कानात को मज़ीद गहरा करते हैं। BCCI के सदर सौरव गांगुली चाशुंबे के रोज दुबई के लिए रवाना हुए ताकि इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारियों का जायजा लें, जो 19 सितंबर से शुरू होगा। हिंदुस्तान में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये T20 टूर्नामेंट मुत्तहदा अरब अमारात में हो रहा है, जिसमें दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला इब्तिदाई मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गांगुली ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट किया, 6 माह में ये मेरी पहली जहाज़ IPL के लिए दुबई जा रही है, ज़िंदगी बदल जाती है। गांगुली ने इस तस्वीर में मास्क और चेहरे की शील्ड पहनी हुई थी, जो वबा के दौरान प्रवास के वक्त मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार का एक हिस्सा है। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इन अहम ओहदेदारों में शामिल हैं, जो पहले ही दुबई जा चुके हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।